नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज की रात बहुत भारी होने वाली है और खबर आ रही है मुंबई से। लेकिन और जस्टिस सूर्यकांत के डंडे के बाद, जस्टिस सूर्यकांत के बहुत सारे आदेश और निर्देश के बाद हलचल मची हुई है। हलचल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नहीं है। यह हलचल देश के विभिन्न स्टेट्स कैपिटल में, हाई कोर्ट परिसर में मची हुई है। सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं, आखिर इसके बाद क्या होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने आखिर में यह कौन सा निर्णय ले लिया है और क्या वो तय करके आए हैं। ये जो 24 महीने का उनका कार्यकाल है, इस कार्यकाल में वो क्या क्या गुल खिलाएंगे और कैसे जुडिशरी को आंसरेबल बनाने जा रहे हैं, जुडिशरी को क्रेडिबल बनाने जा रहे हैं, जुडिशरी को पीपल सेंट्रिक बनाने जा रहे हैं, जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट बनाने जा रहे हैं, जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने जा रहे हैं। ये सारे शब्द एक साथ जस्टिस सूर्यकांत ने तय कर लिए और इसीलिए दलालों के बीच भी कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा दलाल कोर्ट परिसर में ही घूमते रहते हैं, सबसे ज्यादा। और ये एक ओपन सीक्रेट है। ये ऐसी कोई बात मैं नहीं बता रहा हूं जो आपको नहीं मालूम हो। बच्चा बच्चा को मालूम है, एक एक बच्चे को मालूम है कि कोर्ट परिसर में होता क्या है। इसलिए उस कोर्ट परिसर में जो ये दलाली का तांडव चलता है ना, उसमें बड़ा कोहराम मचा हुआ है कि जस्टिस सूर्यकांत आखिर में क्या तय करके आए हैं कि वो किसी को चैन से रहने नहीं देंगे और क्लीन करके ही मानेंगे। भले ही जस्टिस सूर्यकांत पर कितने कुठाराघात हों, कितने आरोप मढ़े जाएं, पीछे से उनके टांग खींचने के लिए सारी कवायदें की जा रही हैं। एक पूरा लॉबी है जो अंग्रेजी दा लॉबी अपने को ये जतलाने में लगी हुई है कि जस्टिस सूर्यकांत क्या आ गए, जस्टिस सूर्यकांत ये तो मतलब कुछ नहीं है। हाँ, देसी टाइप के जज हैं। इस देशी जज से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, क्योंकि उसमें अंग्रेजी में लफाजियां होती हैं। तो उस लफाजियों को जस्टिस सूर्यकांत ने एक बार धाराशायी कर दिया है और जस्टिस सूर्यकांत ने तय कर लिया है कि 24 महीने में वो सारी लफाजी को ठीक कर देंगे। और उधर प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं कि 2035 तक गुलामी की सारी दास्तां को उखाड़ के फेंक देना है। वो जो माइंडसेट है गुलामी की, उसको उखाड़ के फेंक देना है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का डंडा चल रहा है, दूसरी तरफ जस्टिस सूर्यकांत का चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है, और खबर आ रही है कि कुछ दलाल पावर कॉरिडोर में एक्टिव हो गए हैं। कहां पे? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। और कहां पे? आर्थिक राजधानी मुंबई में। अब ये आर्थिक राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इस दोनों के बीच में कुछ दलालों की चौकड़ी एक्टिव हो गई है। उस दलाल का क्या काम हो रहा है? कल 11 दिसंबर है, कल हियरिंग है। उसके पहले कुछ ऐसा माहौल बना दो ताकि अदालत पर दबाव पड़े कि कल को क्या पता ठाकरे मोदी के साथ चले जाएं। बड़ी तमन्ना है दलालों की, बड़ी तमन्ना। और ये तमन्ना 2019 से चलती आ रही है। 2022 में जब सरकार गई तो जो रही सही बात थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन जब से ठाकरे ने मोदी का साथ छोड़ा, भाजपा का साथ छोड़ा, तब से वो दलाल बहुत विचलित हैं कि ये क्या हो गया, क्यों साथ छोड़ के चले गए। वो सारे दलाल न चाहते हुए भी उनको बीजेपी की आलोचना करनी पड़ती है, मोदी की आलोचना करनी पड़ती है। लेकिन मन तो बस रहा है मोदी में, मन तो बस रहा है भाजपा में। करें क्या? स्वार्थ ने ऐसा गिराया कि न माया मिली न राम मिला। सत्ता भी गई, प्रतिष्ठा भी गई, परिवार भी गया। सब कुछ खंडित खंडित हो गया। जनता का भरोसा भी गया और अब अदालत में जिंदगी भर वो घिसेंगे और जेल में चक्की भी पीसेंगे। ये सब जो चल रहा है उसकी वजह से दलाल बड़े विचलित हैं और दोनों बाप बेटा दलालों को मोटी रकम शायद मुहैया करा रहे हैं।
मोटी रकम, क्योंकि दलाल यूं ही नहीं एक्टिव हो जाते हैं बिना मोटी रकम के। अब सही बात क्या है ये वही लोग जाने साहब, सच्ची बात क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोटी रकम का तो खेल चलता ही रहता है साहब। वहां तो पता नहीं चलता है साहब, एम्बुलेंस से पैसे जाते हैं इधर से उधर, एम्बुलेंस से। भारतीय राजनीति को इन लोगों ने कोठे से भी बदतर बना दिया है, बदतर बना दिया है। कोई दीन ईमान कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। तो कुछ दलाल सोच रहे हैं कि कैसे मोदी को ठाकरे से मिला दिया जाए। पुतिन के भारत से रवानगी के फौरन बाद मोदी जी दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक शादी समारोह में गए। शादी समारोह थी राज ठाकरे के पुत्र के साले की। राज ठाकरे के पुत्र और उनके साले की शादी, और उस शादी में प्रधानमंत्री मोदी गए शामिल होने के लिए। और खबर उड़नी शुरू हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज ठाकरे से एकाध 2 मिनट इशारों में कुछ बात की है और कुछ अलग हट करके कोई बात हुई है, और वहीं पर कोई संदेश संभवतः राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे का दिया है। और ये चर्चा चलनी शुरू हो गई कि मोदी मिल लिए, मोदी मिल लिए, मोदी मिल लिए, मोदी मिल लिए ठाकरे से। मोदी को संदेश आ गया और मोदी पिघल गए। अब मोदी ने कहा, हाँ हाँ, आपने जो हमें दगा दिया था, आपने जो छुरा भोंका था ना, बड़ा अच्छा किया था। आपसे बढ़िया छुरा कौन भोग सकता है? तो छुरा के बदले में आप आइए और मैं पलक पावड़े बिछाया हुआ हूं, मेरे दोनों हाथों से मैं स्वागत करूंगा आपका। ये फैलाना शुरू कर दिया। इस शादी समारोह में जब मोदी जी गए ना, उसके बाद से खबरें चलनी शुरू हो गई दलालों के तरफ से कि बड़ा खेला हो रहा है, बड़ा खेला चल रहा है। क्या बड़ा खेला चल रहा है? तो मोदी और ठाकरे एक आ रहे हैं, हो रहे हैं। और इस खेल में किसकी बलि दी जा रही है? एकनाथ शिंदे की बलि ली जा रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को पूरी तरह से तोड़ करके सारे लोग चले जाएंगे शिवसेना उद्धव में, और फिर शिवसेना उद्धव भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगी और फिर एकनाथ शिंदे को डंप कर दिया जाएगा। कल्पना लोक में जिया जा रहा है। यह भी कहा गया कि वहां पर एक जस्टिस भी थे, पूर्व जस्टिस, और पूर्व जस्टिस वहां पर ये खेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे के का फाइनल वर्डिक्ट अभी आना है सुप्रीम कोर्ट में कि निशान किसका होगा, पार्टी किसका होगा, और वो जो विधायक टूट करके आए थे उसकी लेजिटिमेसी का मामला है। इस सब का निर्णय अभी बाकी है। तो डील हो रही है कि मोदी ने कहा कि चलिए साहब, हम ये डील करवा देते हैं, ये फैसला आपके हक में हो जाएगा। और जब ये फैसला आपके हक में हो जाएगा, सारी पार्टी उधर से दिखेगी कि भाई ये असली पार्टी, असली शिवसेना के तीर निशान जो हैं, धनुष निशान जो हैं, वो तो उद्धव के हैं। तो सारे लोग इधर आ जाएंगे और फिर मैं जो कहूंगा वही होगा। एकनाथ शिंदे कौन है? इस तरह की खबरों को प्लांट करने की साजिश शुरू हुई। ये वही खेल है जो बिहार चुनाव के पहले ये लोग नीतीश बाबू के बारे में कह रहे थे, आखिर आखिर तक कहते रहे। आखिर में इन चौकड़ियों की, दलालों की चौकड़ी ने तय किया कि ये जो जादूगर थे राजस्थान के जादूगर को कहा कि जरा जादू कीजिए जाकर के बिहार में, क्योंकि जयपुर में, गुलाबी जयपुर ने तो आपके जादू को तिरस्कृत कर दिया। तो पाटलिपुत्र में जाकर के कुछ जादू कीजिए, डुगडुगी बजाइए। तो यहां से पहुंच गए जादूगर। राजस्थान में खत्म हो गए जादूगर, लेकिन पटना पहुंच गए अपने जादू दिखाने के लिए। और वहां पर उन्होंने क्या कहा कि तेजस्वी यादव को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा घोषित करे। ये नहीं चलेगा कि नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहे कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, एनडीए गठबंधन सत्ता में आती है, तो उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्या नीतीश बाबू होंगे? और अगर नीतीश बाबू नहीं होंगे तो पेंच देखिए, एकनाथ शिंदे की तरह एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करेंगे और एकनाथ शिंदे को बाद में डंप कर देंगे। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी हैं, मेजर पोर्टफोलियो है, सम्मान भी है, बेटा भी राजनीति में है।
उनकी पार्टी ठीक से चल रही है, संबंध अच्छे हैं, अमित शाह से संबंध अच्छे हैं, मोदी से संबंध अच्छे हैं, मोदी के वो च्वाइस हैं, अजित पवार को भी साधे हुए हैं। लेकिन दलालों ने शुरू कर दिया कैंपेन कि नीतीश बाबू को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे पोस्ट इलेक्शन। क्यों? क्योंकि माननीय अमित शाह ने एक चुनावी सभा में या एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री तय तो हम नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री तो विधायक दल तय करता है। बस यहीं से उन्होंने शुरू कर दिया। हो सकता है कि अमित शाह जी इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि अमित शाह के इस स्टेटमेंट का कितना बड़ा फायदा हुआ, ये कह करके कि मुख्यमंत्री विधायक दल बनाता है। अमित शाह ने जब ये कहा तो पूरा विपक्ष, जो एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार की, उस एंटी इनकम्बेंसी को उजागर करने के बजाय नीतीश को प्रोटेक्ट करने लगे और ये कहने लगे कि देखिए नीतीश बाबू का अपमान हो रहा है, क्योंकि उनको जाति का कार्ड खेलना था कि ये खेल करके उनको इधर से भगाएंगे। और फिर ये कहा कि वो सवर्ण चेहरे को वहां मुख्यमंत्री बना रहे हैं, गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, विजय सिन्हा का नाम चल रहा है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, नहीं चला तो संजय झा का भी नाम चला दिया कि ये लोग मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इनको हटाएंगे। अगड़ा पिछड़ा का कार्ड का खेल शुरू किया इन दलालों ने, इन जातिवादी दलालों ने, जातिवादी दलाल पत्रकारों ने भी जाति का खेल शुरू किया बिहार में। लेकिन चली एक नहीं, चुनाव जीत के आए और उसी अमित शाह के उस मास्टर स्ट्रोक से ऐसा हुआ कि ये मुंह की खानी पड़ी और तमाम चाणक्य फेल हो गए और भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए या जेडीयू लेड एनडीए ऐसी सफलता पाई जो 2010 के बराबर हो गई। और मैं जब बिहार में था उसी वक्त मैंने कह दिया था कि यही रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे नहीं कहा क्योंकि लोग उसकी दूसरे तरीके से भर्त्सना करने लगेंगे। तो दलाल वहां फेल हो गए। अब वो सारे दलाल उठ करके पहुंच गए हैं महाराष्ट्र और कोई खबर मिलती नहीं कि बस उस पर कहानी शुरू होता नहीं। जिसका पॉलिटिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिस प्रकार की इमेच्योरिटी के साथ इन लोगों ने हवा बनाने की कोशिश की बिहार में, उसी अपरिपक्वता के साथ ये महाराष्ट्र में एक बार फिर से नया नाटक शुरू कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को तहस नहस करने का प्लान बना रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो कि सत्य से हजारों किलोमीटर दूर है, जो कि पूरी तरह से असत्य है। बस काम यह हो रहा है कि वो दलाल जिनकी नौकरी चल रही थी, जिनकी नौकरी चल रही थी ना अभी इनके साथ, उन दलालों को यह लग रहा है कि ये काम तो गड़बड़ हो जाएगा, मुलाकात क्यों नहीं हो रही है। और इसमें थोड़ा बहुत संकेत भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ से आ रहा है और बार बार अमित शाह लगातार ये फिलर दे रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे से गठबंधन नहीं करेंगे। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, और मैं इसके लिए माननीय देवेंद्र फडणवीस को भी उत्तरदायी मानता हूं। और पता नहीं मोदी जी क्या चाह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी कोई मुलाकात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन चूंकि कल 11 दिसंबर है, इसलिए 11 दिसंबर के पहले ये थोड़ा हवा फैला दो कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो सकती है, उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। और इससे दो काम हो जाएगा, एकनाथ शिंदे के ऊपर मानसिक दबाव बढ़वा दो, क्योंकि उधर अजित पवार के ऊपर कोई मानसिक तनाव नहीं है, वो भी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे कमजोर हो जाए, क्योंकि कमजोर कमजोर खिलाड़ी अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ रहेंगे तो उनको डील करना ठीक है। एकनाथ शिंदे कमजोर खिलाड़ी नहीं है, चरित्र से मजबूत है एकनाथ शिंदे, बहुत नीचे से ऊपर गए हैं, ऑटो से लेकर के मुख्यमंत्री का सफर है उनका। तो ऐसे नेता से डर तो सबको लगता है। तो अजित भाऊ पवार भी उनसे डर रहे होंगे, शरद पवार भी डर रहे होंगे कि नया मराठा चेहरा खड़ा हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी भी डर रही होगी स्वाभाविक रूप से। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, भारतीय जनता पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत सारे मराठा चेहरा हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे को परेशान करके, उनको डरा करके यह माहौल बनाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की जीत हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी। और अगर हो भी गई, मान लीजिए अगर हो भी गई, क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, मुझे उसके सारे दांव पेच को मैं यहां पर अभी नहीं कर सकता हूं एनालिसिस, और जस्टिस सूर्यकांत हैं तो क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूं।
उसकी टेक्निकलिटी जो है वो कोर्ट का अपना प्रेरोगेटिव है, वो कैसे डिफाइन करती है या वहां कानून क्या कहता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। मैं उस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ आपको जिस मुद्दे पर बनाए रखना चाहता हूं उस मुद्दे पर बने रहिए आप। और वो मुद्दा है दिशा और सुशांत का मामला। इस पे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे ये कहीं भी मैनेज कर लें, चाहे वो मोदी के साथ चले जाएं, मोदी के साथ चले जाएं, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। सब कुछ मोदी ही तय नहीं करता है इस देश में, और ना ही तय करने दिया जाएगा मोदी जी को, यह भी जान लीजिए। मोदी जी को सब कुछ तय करने के लिए नहीं दिया जाएगा। मोदी जी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सबसे प्रिय नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी अनर्गल बात करते रहेंगे और क्यूबाई नेटवर्क चुप रहेगा, ऐसा होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। मोदी जी हमें दाना पानी नहीं देते हैं। हम मोदी जी को समर्थन करते हैं, मोदी जी के विचारों पर, मोदी जी के कृतित्व पर और राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर और सनातन के ऊपर। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमारा समर्थन है मोदी जी को। लेकिन बाकी चीज में अगर मोदी जी इधर उधर करेंगे तो क्यूबाइव नेटवर्क चुप रहने वाला नहीं है। उसी ताकत, उसी मजबूती के साथ आलोचना की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। तो ये जो दलाल लेकिन कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, दलाल की दलाली चलने वाली नहीं है। मोदी जी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे। और अगर जाएंगे, अगर उद्धव ठाकरे के साथ नरेंद्र मोदी गए तो भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल निश्चित और अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी है। यह आप लिख के चलिए, क्योंकि फिर इसमें कोई तीसरी शक्ति काम करेगी और फिर तीसरी शक्ति के सामने तो मैं और आप कुछ नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये 11 दिसंबर के पहले इन लोगों ने पूरी चेष्टा की है कि ठाकरे और मोदी को मिला दो। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, मोदी और ठाकरे नहीं मिलेंगे। शादी समारोह में अगर किसी ने बुलाया, आमंत्रण दिया, वो कटसी है, वो चले गए, मिले, मराठा के नेता हैं, वो बुलाए, ये मोदी जी का ये एक हम्बल व्यवहार है, वो गए। लेकिन उसको इस तरह से ताम देना कि राज ठाकरे से मुलाकात हो गई, राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के बारे में ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये थे, वो थे, तमाम बातें हो गई, आप सब ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, कल की हियरिंग भी लाइव होगी। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं, दिशा और सुशांत के दर्शकों को खास तौर से, और जो मेरे नए दर्शक आ रहे हैं उन्हें भी यह बताना चाहता हूं कि कल की लाइव हियरिंग होने वाली है। अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, जैसे ही लिस्ट होगी हम आपको सूचना देंगे। तो कल के लिए दिल थाम करके बैठिए। इस बीच में जस्टिस सूर्यकांत की जो टिप्पणियां हैं, जो निर्देश हैं, वो हाईकोर्ट को सोचने पर मजबूर किया हुआ है। ये जितनी खबरें चल रही हैं उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में पैच होने की, बिल्कुल गलत है, सत्य से दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। चूंकि रात कल भारी होने वाली है शैलेंद्र नगरकर की, चूंकि आज की रात भारी होने वाली है आदित्य ठाकरे की, क्योंकि कल मुमकिन है, मुमकिन है कि अदालत फैसला दे दे कि एफआईआर रजिस्टर करो। और मैं आज फिर अनुरोध कर रहा हूं माननीय अदालत से, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं। मामला अगर इन लोगों को, अगर कुछ नहीं है इस केस में, अगर कुछ है ही नहीं, तो एक बार जांच होने में क्या जा रहा है, लोगों का भरोसा तो हो जाएगा ना। तो आप इसी आधार पर ये कहें कि साहब अगर कुछ नहीं है केस में, तो ये केस लॉ कहता है, ये कानून कहता है, ये एफआईआर करिए, जांच करके रिपोर्ट दे दीजिए आप हमें। उनकी नानी मर जाएगी। जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि अगर कुछ नहीं है, तो आप इसको दे दीजिए और जांच करके और हमें रिपोर्ट दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो करेंगे नहीं ऐसा काम। वो आखिरी दम तक लड़ाई ताकत लगाते रहेंगे कि एफआईआर नहीं हो, एफआईआर नहीं हो, एफआईआर नहीं हो। भले ही उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर आकर के आपको ये बोलते रहे अदालत में कि नहीं नहीं एफआईआर होना, हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 2 महीने का वक्त दे दीजिए, ये वक्त दे दीजिए। कल भी टालने की कोशिश की जाएगी,
लेकिन हमारे वकील महोदय चाक चौबंद है। 50 से अधिक वकीलों की टीम चाक चौबंद है और आज से ही अदालत परिसर में आप समझिए एक प्रकार से उनका पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि ये कल लिस्टिंग हो जाए और लिस्टिंग जितना जल्दी हो उतना पहले हो। क्योंकि होता क्या है कि अदालत बहुत सारे केसों को सुनते सुनते अगर वहां जाते हैं तब तक उनका माथा पक जाता है। इंसान ही तो हैं जज साहब, कोई और देवता तो है नहीं। तो अगर नंबर ऑफ केसेस वो अधिक सुनेंगे तो उतना वक्त नहीं दे पाएंगे उस केस के ऊपर, क्योंकि सारे केस इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ दिशा और सुशांत का केस इंपॉर्टेंट है, सारे केस इंपॉर्टेंट है जो हाईकोर्ट में लड़ा जा रहा है। लेकिन दिशा और सुशांत का केस एक पाथ ब्रेकिंग केस है, इसलिए हम लोगों की सबकी नजर है कि अगर इस केस में ओपन हो गया तो ये बात साबित हो जाएगी कि देश में रूल ऑफ लॉ है, रसूखदारों का रूल नहीं है। कि सत्ता वाले लोग, बहुत मजबूत घराने वाले लोग, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, अगर उनके खिलाफ कुछ बात होती है तो अदालत कोई काम नहीं करती है। ये भाव जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया कि कल सुनवाई पहले हो गई, लिस्ट पहले हो लग गई, तो हो सकता है कि सुनवाई के लिए जो वक्त मिलेगा वो लंबा मिल जाएगा। इसलिए मैं रजिस्ट्रार महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि दिशा सालियान के केस को आप प्रायोरिटी पर कल रखिए और अंडर 10 अगर नंबर आ जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, वैसे करना नहीं चाहिए, आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप इस केस को पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर कभी तो रखिए, कभी रखिए, ताकि अदालत में जो भरोसा की बात जस्टिस सूर्यकांत जी कह रहे हैं वो भरोसा हो जाए कि हाँ, जस्टिस टू बी सीन जो है वो भी हो रहा है, जस्टिस दिख भी रहा है, होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अदालत इस मामले में संवेदनशील है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो आज मैं फिर आपसे विनती कर रहा हूं कि आप इसे जितनी जल्दी हो सके लिस्ट करें और लिस्ट का जो नंबर है वो अगर पहले हो जाता है तो पूरा देश आपको दुआ देगा, पूरा देश। और मैं माननीय जज महोदय से अनुरोध करता हूं कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो निर्देश दिए हैं उस आलोक में आपको, आप सोचिए एक रेप विक्टिम के बारे में क्या क्या इन्होंने टिप्पणी की है कि कैसे होना चाहिए, कितनी संवेदना होनी चाहिए। यहां तो बलात्कार के बाद हत्या का आरोप है, बहुत ही संगीन मामला है। इसीलिए ये केस देश का नजीर बनने वाला है। इसीलिए 11 दिसंबर के पहले मैं आपसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूं कि अंडर 10 इसको रखिए और कल तफसील से सुनिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए मिलॉर्ड। मुझे और पूरे देश को बड़ी आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।